हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज का जो लेक्चर है हमारा वो चलने वाला है हमारे रिमेनिंग टॉपिक कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी लगा चुके हैं जिनके बारे में अभी क्विक ओवरव्यू लेते हैं, यानी कि देखते हैं कि हमने उन 3 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में, नीति आयोग के बारे में, उसके बाद साथ के बारे में, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में, उसके बाद सेबी के बारे में एंड उसके बाद आरबीआई के बारे में, उसके बाद आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। जितने भी नाम मैंने बोले, नीति आयोग, साथ, आईबीबीआई, सेबी, आरबीआई, क्या इनका नाम सुन के आपको माइंड में पिक्चर क्लियर है कि ये क्या है? अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर क्लियर नहीं है बॉस तो आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से सीरियसली ले नहीं रही हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो इस लेक्चर को सुनने से पहले अपने वो जो 3 लेक्चर हैं उन्हें आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मैं मानकर चल रही हूँ कि अभी आप सबको ये जो कंसेप्ट हैं, जो ये 6 नाम मैंने आपको गिनवाए हैं, वो आपको आते हैं। तो उसके साथ हम अपना लेक्चर, आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो चलने वाला है कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका एनसीएलटी। एनसीएलटी मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमें कुछ भी अगर पढ़ना है तो उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। एनसीएलटी जो नाम है ये कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, ये हमें पता होना चाहिए। पहले तो नाम को ही देखते हैं कि एनसीएलटी का नाम है क्या। एनसीएलटी का बच्चों जो नाम है ना, वो नाम बना है 4 शब्दों से मिलके, एनसीएलटी। एन बोले तो नेशनल, सी बोले तो कंपनी, एल बोले तो लॉ, टी बोले तो ट्रिब्यूनल। यानी कि ये क्या है, ये एक ट्रिब्यूनल है जो किसके मैटर्स को हैंडल करेगा, जो कि हमारे कंपनी लॉ के मैटर्स को हैंडल करेगा। और कंपनी लॉ के कौन से मैटर्स जो कहाँ लिए गए हैं, आपके नेशनल लेवल के ऊपर जो मैटर्स हैं, यानी कि नेशनल लेवल पे जो केस लड़े जाएंगे वो केस आएंगे आपके ट्रिब्यूनल लेवल पे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो किस लेवल पर खोला गया है, जो नेशनल लेवल पर खोला गया है। और किन मैटर्स को डील करेगा, कंपनी लॉ के मैटर्स को डील करेगा, इसीलिए इसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब ये बॉस इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्या एनसीएलटी से पहले भी कुछ था? बिल्कुल था। एनसीएलटी से पहले था आपका कंपनी लॉ बोर्ड। ये एक बोर्ड जो है आपका कंपनीज एक्ट 1956 यानी कि पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर बना हुआ था। ये जो एक्ट है ना थोड़ा कमजोर था। ये जो बोर्ड है कंपनी लॉ बोर्ड थोड़ा कमजोर था। इसके पास पावर्स नहीं थी कि कंपनी लॉ के सभी मैटर्स को जो है क्या कर पाए, कंपनी लॉ के सभी मैटर्स को हैंडल कर पाए। तो इसने क्या किया, ये कुछ मैटर्स अपने पास रखता था, कुछ मैटर भेज देता था हाई कोर्ट को। तो हमारे एक चीफ जस्टिस थे बालकृष्ण इराडी। ठीक है, जो ये बालकृष्ण इराडी थे हमारे, इन्होंने सोचा, कब सोचा इन्होंने, 1999 में ही सोच लिया था कि ये जो कंपनी लॉ बोर्ड है ना ये कुछ कमजोर लग रहा है मुझे। कमजोर है क्यों? क्योंकि सारे केसेस हैंडल नहीं कर पा रहा। तो हमें एक सेंट्रलाइज्ड लॉ बनाना चाहिए जो कंपनी लॉ के सभी मैटर को डील करने की पावर रखता हो। तो इन्होंने ये कंसेप्ट सोचा, नाम भी सोच लिया कि हम उसे क्या नाम रखना है। इन्होंने सोचा कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रखेंगे। फिर इन्होंने सोचा नहीं नहीं, इसे तो नेशनल लेवल बनाएंगे हम। नेशनल लेवल बनाया तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कि यूनिफॉर्मिटी आ गई, पूरे देश में अब सेम तरीके से काम होगा। तो इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाने का सोच लिया। अब इनके सोचने से क्या ट्रिब्यूनल बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। तो इन्होंने ये आइडिया आगे इंट्रोड्यूस किया। तो 2002 के अंदर एनसीएलटी के ऊपर चर्चा होनी स्टार्ट हो गई। तो सर जब 2002 था ना, उस टाइम कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आनी स्टार्ट हो गई थी। कंपनीज एक्ट 2013 लाने की बात चल रही थी उस टाइम पे। तो 2002 के अंदर जब एक एनसीएलटी का मैटर इराडी जी ने इंट्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर बड़े वाद विवाद उठे। हम कोई भी नया काम करते हैं तो सबसे पहले तो किसी को पसंद ही नहीं आता ना, सबसे पहले उस पर सवाल जवाब होते हैं। तो इस मैटर के ऊपर जो है बड़े वाद विवाद हुए। वाद विवाद ये हुए कि आप कैसे हाई कोर्ट से उसकी पावर छीन सकते हो, क्योंकि कंपनी लॉ के पास तो इतनी पावर थी नहीं ना। कंपनी लॉ बोर्ड के पास वो आधे मैटर खुद रखता था, आधे किसको भेजता था, हाई कोर्ट को भेजता था, कोर्ट के पास भेज देता था। इराडी जी ने क्या चाहा, जो हाई कोर्ट के पास मैटर जाते हैं वो हाई कोर्ट के पास जाकर किसके पास रह जाए, कंपनी लॉ के अंदर जो अथॉरिटी है ना उसके पास रह जाए। ये तो बेचारे भला करने निकले थे, किनका,
उन लोगों का भी जो कंपनी लॉ से जुड़े हुए हैं, प्लस हाई कोर्ट का भी। हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने केसेस हैं कि वो हर केस के नीचे दब जाता है, यानी कि इफेक्टिवली डील नहीं कर पाता। तो कोर्ट के बर्डन कभी कम हो जाए और कंपनी लॉ के जो मैटर्स हैं वो भी इफेक्टिव तरीके से फुलफिल हो जाए, इस पर्पस के साथ इन्होंने एनसीएलटी को इंट्रोड्यूस करने की ठानी। पर 2002 में जाके इसके ऊपर झगड़े इतने हो गए कि इसके ऊपर स्टे लग गया। इसको लगभग 10 साल लगे वहां से रिवाइव होने में, यानी कि 2002 के बाद जब कंपनीज एक्ट 2013 हमारा इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अंदर एनसीएलटी का जिक्र हुआ कि पार्लियामेंट द्वारा एनसीएलटी भी कुछ बनाया जाएगा। लेकिन 2002 के बाद भी 2013 में जब कंपनी लॉ आया तब भी एनसीएलटी नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि झगड़े ज्यादा थे। झगड़े क्यों थे? मद्रास के एक हाई कोर्ट ने जो है पिटीशन लगा दी कि ऐसे कैसे आप हाई कोर्ट की पावर ले सकते हो। मद्रास को हाई कोर्ट ने बोला कि मैं तो अपनी पावर नहीं दूंगा किसी भी ट्रिब्यूनल को। तो उसके बाद ये मैटर कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखा। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, वो किसी स्पेशल केस में चाहे तो कोई ट्रिब्यूनल बना सकती है। ट्रिब्यूनल बोले तो क्वासी जुडिशियल बॉडी जो जस्टिस का काम संभालेगी ताकि वो कोर्ट को सपोर्ट कर सके, यानी कि कोर्ट के बर्डन को कम कर सके। और पार्लियामेंट अपनी उसी पावर को रिकॉग्नाइज करके क्या करेगी? एनसीएलटी को बनाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी इसको। क्या बोला कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके अंदर कुछ इनवैलिडिटीज थी जब तक ये बना नहीं था। क्या इनवैलिडिटीज थी? यही कि पहले तो हाई कोर्ट की पावर आप ले कैसे सकते हो, वो काम तो सुप्रीम कोर्ट ने सही कर दिया। उसके बाद बोलता है कि इसके अंदर कौन मेंबर अपॉइंट होगा। अब ये तो एक अदर बॉडी बन गई ना, इसके अंदर जरूरी थोड़ी सारे जज जो हैं पेपर क्लियर करके ही आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर भी चेंज कर दी कि इसके जो बंदे अपॉइंट होंगे, अब इसके अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग कंसीडर करेंगे लोगों को, ये है हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये लोग अपॉइंट करेंगे एनसीएलटी के मेंबर्स को। तो जब हमारे चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एनसीएलटी मैटर को, तो क्वालिफिकेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिएगी, बहुत ही बेस्ट होगी इनकी क्वालिफिकेशंस। इसके लिए बोला गया कि एनसीएलटी के सारे मैटर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पे ऑर्डर दे देता है ना तो वो लैंडमार्क बन जाता है। लैंडमार्क बन जाता है मतलब अब वो बन चुका है लो, अब उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी बहुत टाइम लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्स्ट टाइम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड का जो डिक्लेरेशन दिया था वो मई 2010 में दिया था। उसके बाद भी मई 2010 के बाद भी इसके अंदर चेंजेस आते आते कंपनी लॉ के, कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद भी अगले 3 साल लग गए। यानी कि ये कब बना आपका कंपनी जो नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है, ये बना आपका 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 को आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जब ये बनाया गया तो अब बनाने के लिए इसमें बंदे भी तो चाहिए ना, बंदे चाहिए, और नेशनल लेवल का है तो क्या एक ही जगह बैठे बैठे सारे काम कर देगा। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम इसके अंदर 11 बेंचेस को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि 11 अलग अलग जगह पर इसने बनाया है, जिसके अंदर से एक बनाया गया प्रिंसिपल बेंच। प्रिंसिपल बेंच मतलब कंट्रोलिंग बेंच, तो सभी बेंचों पर नजर बनाकर रखेगा। जो प्रिंसिपल बेंच है वो बनाया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। उसके अलावा 10 अदर बेंचेस थी जो कहाँ बनाई गई? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। ये इनिशियल लेवल पर बनाई गई थी 10 ब्रांचेस। उसके बाद तो फर्दर और होती रहती है, बनती रहती है, यानी कि अब ये जो है कुल मिलाकर 23-24 के करीब हो चुकी हैं। और ये जो बेंचेस हैं वो ऑलरेडी इंक्रीज होते रहते हैं। तो उसके बाद जो इंक्रीज हुए, सब्सिक्वेंटली मोर मेंबर्स हैव जॉइंड बेंचेस, और बेंचेस कहाँ कहाँ बने आपके? कटक, जयपुर, कोची, अमरावती, इंदौर हैव बीन सेटअप। ये जो रेड वाली लाइन है आपकी सब्सिक्वेंटली मोर मेंबर्स वाली, ये आपके मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगी, इसे नोट डाउन आप कर लेना। ठीक है, चलो जी। इसके बाद क्या बताया गया कि जो ये बेंचेस है ना, इसके अंदर प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि सब बेंच के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा। जैसे हमारे पास चेयरमैन होता है वैसे ही इनके पास क्या होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। 16 जुडिशियल मेंबर होंगे, यानी कि जो जस्टिस के एक्सपर्ट होंगे। उसके बाद 9 अदर टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे, क्योंकि जस्टिस के साथ साथ, जस्टिस के लिए तो आपको लॉ की नॉलेज होनी ही चाहिए, बट आपको साथ में अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर अलग फील्ड में आईटी फील्ड से कोई आ गया तो कोई आईटी फील्ड का टेक्निकल बंदा भी आपके पास होना चाहिए। तो टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे, जुडिशियल मेंबर भी होंगे, और एक प्रेसिडेंट होगा जो सबकी बागडोर संभालेगा।
यानी कि एक बेंच के अंदर क्या क्या काम हो रहा है उनको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। तो ये था आपका कि एनसीएलटी कब बना, कितने बेंचेस के साथ बना और इसके अंदर कैसे कैसे मेंबर्स होंगे। ठीक है, कौन एनसीएलटी बनाने के लिए ऑथराइजेशन देता है आपका कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 408। सेक्शन 408 के अंदर बनाया गया क्या, एनसीएलटी। तो एनसीएलटी बनाने के बाद क्या रिप्लेस हो गया होगा, क्या बताया था। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो आपको पता होगा कि एनसीएलटी आने के बाद क्या खत्म हुआ होगा, बताइए जल्दी। कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड खत्म हो गया होगा एनसीएलटी आने के बाद। क्योंकि एनसीएलटी क्यों लाया गया, ताकि जो अलग मैटर्स कंपनी लॉ के पास जाते हैं, अलग मैटर्स हाई कोर्ट के पास जाते हैं, उनको इकट्ठा कर दिया जाए। अब हाई कोर्ट खत्म नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कंपनी लॉ के ही मैटर नहीं आते, उसके पास क्रिमिनल केसेस भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला कि कंपनी लॉ के पास तो सिर्फ कंपनी लॉ बोर्ड जो है उसके पास कौन से मैटर आते थे, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड, तो उसे तो रिप्लेस किया जा सकता है ना, तो उसे रिप्लेस किया, हाई कोर्ट अपनी जगह पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीएलटीज को पावर देने के बाद एनसीएलटीज के कुछ फंक्शंस डिसाइड किए गए। फंक्शंस क्या डिसाइड किए गए, फंक्शंस ये डिसाइड किए गए कि जो कंपनी लॉ काम करता था, कंपनी लॉ बोर्ड काम करता था, या फिर कंपनी लॉ के अंदर जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि हर मेंबर को ये कंप्लाई करना है, हर कंपनी को ये कंप्लाई करना है, अगर आपको बोला जाए कि ये रूल्स रेगुलेशंस है और इनको आपको फॉलो करना जरूरी है, आप कब फॉलो करोगे, लिखा है इसलिए फॉलो करोगे या उसके ऊपर भारी दंड मिलेगा इसलिए फॉलो करोगे। कोई काम ना करने पर जब दंड दिया जाए उस दंड के डर से हम काम करते हैं, ना कि कहा गया है इसीलिए। तो यानी कि अगर आपको एनसीएलटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उसको प्रॉपर जिम्मेदारी कैसे सौंपी जाएगी, उसको पावर दी जाएगी उनको दंड देने का। और इसको क्या क्या बोला, कहाँ कहाँ कौन कौन से केस में आ सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज का मतलब कोई कंपनी बनी है, कंपनी बनने के लिए कुछ फॉर्म्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात, आरओसी, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब जो कंपनी को रजिस्टर करता है। आरओसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने होते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट सही भी हो सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट गलत भी हो सकते हैं। सपोज आपने गलत डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, गलत डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, आरओसी भी पता नहीं अपनी ही धुन में था और उसने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिए, यानी कि आपकी कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर, इनकॉर्पोरेट हो गई। अब कंपनी ने जन्म ले लिया है, उसे आसानी से मारा तो नहीं जा सकता, कंपनी तो जन्म ले चुकी है, लेकिन वो कैसे जन्म लिया, उसने जन्म लिया गलतियों से, यानी कि उसके जन्म की प्रोसेस में बड़ी सारी गलतियां हुई हैं, तो उसका होना लेगिमेसी है या इललेगिमेसी, यानी कि वो जायज है या नाजायज है। बननी तो नहीं चाहिए थी, जब डॉक्यूमेंटेशन ही प्रॉपर नहीं है तो नहीं बननी चाहिए थी। ऐसी कंपनी के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं इसे रजिस्टर को इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना चाहता हूं क्योंकि फला ने डॉक्यूमेंट्स जो हैं सही फाइल नहीं किए थे। तो यहाँ पर एनसीएलटी को पावर दी गई कि एनसीएलटी डी रजिस्टर कर सकती है, यानी कि उस रजिस्ट्रेशन को खारिज कर सकती है। ये खारिज प्रॉपर तरीके से होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया और हो गया, उसके वाइंडिंग अप, यानी कि उसका नाम काटना पड़ेगा रजिस्टर के साथ, तो उसको डी रजिस्टर मतलब उसके रजिस्ट्रेशन का नाम कटवा सकती है। ठीक है, जो कि कैसे बनी थी, रॉन्गफुल मैनर में बनी थी, इलीगल तरीके से बनी थी, अंडर सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इन सेक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके एग्जीक्यूटिव में आने वाला है। इस टाइम अगर मैं सेक्शन आपको समझाने बैठूंगी तो आप लोगों के लिए भी बहुत हैवी हो जाएगा और कंसेप्ट्स के लिए भी बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के बाद है आपके पास ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंपनीज में जब आप मेंबर बनते हो या शेयर होल्डर्स बनते हो तो कैसे बन सकते हो, आपको कंपनी के अंदर कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। कंपनी के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए एक आसान सा तरीका है, कंपनी की जो पूरी कैपिटल है ना उसको छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में बांटा गया है। उन छोटे डिनोमिनेशंस को बोला जाता है शेयर्स, यानी कि आप कंपनी के शेयर परचेज करके कंपनी के मेंबर बन सकते हो। अब आपने कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, आपने कंपनी में क्या की, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आप चाह रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट को बेचना, यानी कि किसी दूसरे को ट्रांसफर करना, तो क्या आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आपको अपनी कंपनी के शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर करने हैं
तो आप एक शेयर ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाओगे। शेयर ट्रांसफर की आपने एप्लीकेशन लगा दी तो शेयर ट्रांसफर की एप्लीकेशन कौन देखेगा? कंपनी देखेगी। कंपनी चाहे तो उसे अप्रूव करे, चाहे तो उसे अप्रूव ना करे। ठीक है, तो अगर उसको अप्रूव कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो कंपनी कहाँ जा सकती है? कंपनी जा सकती है एनसीएलटी के मेंबर के पास, यानी के सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर रिजेक्शन फॉर ट्रांसमिशन या ट्रांसफर वर लिमिटेड टू द शेयर्स एंड डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी, और वो कहाँ जा सकते हैं? कंपनी के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है ये बोलता है कि एनसीएलटी के पास पावर है टू हियर ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस बोले तो दुखड़े। किनके दुखड़े? उनके दुखड़े जिनकी एप्लीकेशन को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते शेयर्स अंडर सेक्शन 58 या 59 ऑफ द एक्ट। ठीक है, अगर वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो उन बेचारे के पास क्या सॉल्यूशंस अभी अवेलेबल हैं? कौन बेचारे? जिनकी जो एप्लीकेशंस है वो क्या हो गई थी? रिजेक्ट। तो उनके पास सॉल्यूशन है कि वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। अगर हम 1956 के एक्ट के अंदर अभी होते तो 1956 का एक्ट जो है सिर्फ दो तरह की सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि क्या है? सिर्फ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है जो भी सिक्योरिटीज कंपनी इशू कर सकती है उन सभी सिक्योरिटीज के लिए एनसीएलटी के पास आप जा सकते हैं, चाहे वो बॉन्ड हो, स्टॉक हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। जिस भी फॉर्मेट में कंपनी ने सिक्योरिटी इशू की उसी फॉर्मेट की सिक्योरिटी को लेकर आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो मैटर कौन कौन से पढ़ लिए अभी तक हमने? रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में कोई गड़बड़ है तो भी एनसीएलटी के पास जाया जा सकता है। ट्रांसफर की प्रोसेस में कोई गड़बड़ है तो भी एनसीएलटी के पास जाया जा सकता है। एंड उसके बाद है डिपॉजिट। कुछ कंपनीज अभी भी एलिजिबल हैं जो शेयर होल्डर्स या फिर पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती हैं। डिपॉजिट का मतलब होता है पब्लिक का पैसा अपने पास जमा करवा के आना। ठीक है, अब अगर कंपनी ने पब्लिक का पैसा अपने पास जमा करवाया है तो वो क्या हुए? कंपनी के डिपॉजिटर्स हुए। और कंपनी ने अगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, यानी कि उस डिपॉजिट को या तो टाइम आने पर लौटाया नहीं या उस डिपॉजिट के ऊपर ब्याज नहीं दिया, तो वो जो डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया उनके साथ तो धोखाधड़ी हो गई। अगर इनको रेमेडी ना मिले, अगर इनको सोल्यूशन ना मिले तो क्या होगा? तो बेचारों का कुछ नहीं होगा, उनका तो पैसा डूब गया। इसीलिए एनसीएलटी को पावर दी गई कि आप डिपॉजिट होल्डर्स को भी एंटरटेन कर सकती हैं। यानी कि अब अनहैप्पी डिपॉजिटर्स जो थे उनके पास एक रेमेडी है, एक सॉल्यूशन है ऑफ क्लास एक्शन सूट फॉर सीकिंग रेमेडी फॉर द ओमिशन एक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी दैट इम्पैक्ट्स देयर राइट एज अ डिपॉजिटर्स। क्लास एक्शन सूट होता है कि पर्टिकुलर एक क्लास को राइट दे दिया कि वो अपना सूट यानी कि अपना केस फाइल कर सकें। सूट का मतलब होता है केस फाइल करना। क्लास एक्शन मतलब एक तरह के लोगों को एक क्लास में डाल दिया और वो एक क्लास के लोग अपना केस फाइल कर सकते हैं। किसके लिए? रेमेडी के लिए। जब भी आप केस फाइल करते हो तो मन में कुछ इच्छाएं होती है ना कि मुझे क्या सॉल्यूशन चाहिए सामने वाले से, तो उस रेमेडी के लिए आपने केस फाइल किया और वो रेमेडी क्या होगी कि उनको या तो दंड दिया जाए या जो कंपनी ने हमें पेमेंट करना भूल गई है या इंटरेस्ट देना भूल गई है वो उनसे हमें दिलवा दो। ठीक है, तो यानी कि डिपॉजिट के केस में भी एनसीएलटी के पास पावर है। उसके बाद है आपके पास पावर टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब कंपनी काम कर रही है और आपको लगता है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, मतलब कंपनी जो है काम ढंग से नहीं कर रही, तो क्या कर सकते हैं आप इन्वेस्टिगेशन की अर्जी डाल सकते हैं। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर्स होने के नाते अर्जी डालना चाहते हैं तो कम से कम 100 मेंबर्स की एप्लीकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग देखें ना, उस टाइम 200 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो यानी कि 100 मेंबर्स एप्लीकेशन लगाए तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई एक बंदा ऐसा है जो कि मेंबर से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसे पता है कि इस कंपनी में गड़बड़ चल रही है, तो वो भी एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर सकता है। एनसीएलटी देखेगा एप्लीकेशन को, उसको एप्लीकेशन जायज़ लगती है तो वो इन्वेस्टिगेशन इशू कर देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देगा। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का फरमान एनसीएलटी ने निकाला, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे कहीं हो, इंडिया में हो, आउटसाइड इंडिया हो, कहीं भी हो दुनिया में, वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया मतलब जो हमारी इंडियन कंपनी है जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, अगर उसकी ब्रांचेस कहीं पर भी होंगी दुनिया में तो वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, चलो जी।
उसके बाद है आपका फ्रीजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जब आप इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड हो रहा है या होने की संभावना है और आपने इन्वेस्टिगेशन लगा रखी है उसकी, अब उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अगर उसकी एसेट्स को फ्रीज ना करा गया तो हो सकता है कि वो समय से पहले ही बेच के निकल जाए कंपनी, तो आप उसकी एसेट्स को फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करना मतलब होता है ब्लॉक करना। ब्लॉक करना मतलब अब कंपनी के पास अधिकार नहीं है। क्या अधिकार नहीं है? कि वो अपनी उस एसेट्स का यूज कर सके जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उससे पहले आप क्या कर सकते हो, उससे पहले आप उस कंपनी की एसेट्स को फ्रीज करवा सकते हो। फ्रीजिंग के लिए भी आप एनसीएलटी के पास जा सकते हो। ठीक है, और क्या है, कन्वर्टिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि अगर आपकी कंपनी क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी बोले तो एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है, यानी कि जो पब्लिक से पैसा अपनी कंपनी में मंगवा सकती है, जिसके मैक्सिमम मेंबर के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ऐसी कंपनी चाहे कि मैं अब प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाती हूँ, पब्लिक का पैसा खा के अब प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है, यानी कि क्लोजली हेल्ड कंपनी बनना चाहती है, और इसके लिए ऊपर कंपनीज एक्ट के महा प्रोविजंस लगते हैं। तो ये काम भी कौन करवा सकता है? आपका एनसीएलटी करवा सकता है। अगर आप एक पब्लिक कंपनी होकर किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर बनना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं, कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी से आपको कंफर्मेशन लेनी होगी, यानी कि अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है सर, इन 6 मैटर्स के अलावा अदर मैटर्स भी हैं। ये 6 मेजर मैटर्स है जो आपको लर्न करने हैं एज पर योर सिलेबस। इसके अलावा और क्या क्या काम कर सकती है? मर्जर का काम कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज का काम कर सकती है, अरेंजमेंट का काम कर सकती है, वाइंडिंग अप का काम कर सकती है, इंसॉल्वेंसी का मैटर चेक कर सकती है, कंपटीशन कमीशन का मैटर चेक कर सकती है। अब ये जो मैंने इतने भारी भरकम नाम लिए हैं, घबराइए मत, ये सारे भारी भरकम नाम समझने को आपको मिलेंगे आपके एग्जीक्यूटिव की क्लास में, सीएस एग्जीक्यूटिव, यानी कि जब आप अपना सीसीट क्लियर कर लेंगे। एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ इन सभी शब्दों का। जो सबसे पहले नाम मैंने लिया मर्जर। मर्जर का मतलब होता है दो कंपनियों का मिलकर एक हो जाना, यानी कि दोनों कंपनियों ने अपनी एसेट्स, अपनी लायबिलिटी मिलाकर अब एक एंटिटी बन चुकी हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था अभी। ठीक है, उसके बाद मैंने अगला शब्द क्या लिया? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कब करते हैं हम? जब झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, तो झगड़ों के समय में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। अगर कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स यानी कि अपने ओनर या फिर जिनसे उन्होंने पैसा उधार लेके रखा है, अपने क्रेडिटर्स, दोनों के बीच में झगड़ा तभी होगा ना जब पैसों का लेन देन, वो पैसे दे नहीं रहा होगा और वो पैसे मांग रहा होगा। ऐसा कुछ झगड़ा चल रहा है और आप समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो कॉम्प्रोमाइज आप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी जन्म ले सकती है तो कंपनी मर भी सकती है, लेकिन जन्म कैसे लेगी? बाय लॉ। मरेगी कैसे? बाय लॉ। तब आप कंपनी को मारना चाहते हो, यानी कि कंपनी का नाम रजिस्ट्रार के लिस्ट से हटाना चाहते हैं, तो आप वाइंडिंग अप की प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आई थिंक हम पढ़ चुके हैं सीसीआई के बारे में। कंपटीशन कमीशन क्या है? ऐसा कमीशन जो कंपटीशन को रेगुलेट करता है। इसके भी कुछ केसेस को एनसीएलटी हैंडल कर सकता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, आईबीबीआई का बोर्ड। आईबीबीआई के अंदर अगर आईबीबीआई को लगता है कि किसी स्पेसिफाइड कंपनी को रिवाइव नहीं किया जा सकता, तो वो उसके केस को एनसीएलटी के पास सौंप सकती है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इन शब्दों के बारे में हम। चलो जी आगे देखते हैं, हमारे पास आगे क्या है? आगे है हमारे पास एनसीएलएटी। एनसीएलएटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सारे नाम सेम हैं, बस एक नाम अलग है। ए, अपीलेट। अपीलेट मतलब किसी के खिलाफ शिकायत करना या फिर किसी के लिए सुनवाई करने की अपील करना, याचना लगाना। अब क्या पढ़ा हमने? एनसीएलटी को बहुत सारी पावर्स दे दी। अब जरूरी थोड़ी है कि एनसीएलटी हमेशा ही सही हो, कभी तो गलत भी हो सकता है ना एनसीएलटी। अगर एनसीएलटी ने गलती की तो उसके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए दंड देने के लिए, तो उसके ऊपर जो दंड देने वाली अथॉरिटी है उसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि एनसीएलएटी। इसको बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 410 लगता है। क्यों आया ये एनसीएलटी? ताकि सुनवाई कर सके, अपील सुन सके, याचनाएं सुन सके। किन की? उन लोगों की जिनको किसने ऑर्डर दिया? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिया, एनसीएलटी ने दिया।
एटी भी एनसीईआरटी के साथ ही बन गया था 1 जून 2016 के अंदर। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी के ऑर्डर सुन सकता है। और किसके ऑर्डर सुन सकता है, आइए आगे देखते हैं। एनसीएलएटी इज ऑल्सो द अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा उन सब की अपील सुन सकता है। अपील का मतलब होता है जैसे कि मानो आप एनसीईआरटी के पास कोई मैटर लेकर गए, एनसीईआरटी ने अपना डिसीजन सुना दिया, अब उसके डिसीजन से आप खुश नहीं हो, अब इस डिसीजन को आपको चैलेंज करना है, मतलब इसका डिसीजन रद्द करवा के कोई नया डिसीजन आप चाहते हो, तो इस प्रोसेस को यानी कि अब आप उसको एक कोर्ट में ना जाकर उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे, और जब आप ऊपर वाले कोर्ट में जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है अपील करना। यानी कि एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया, एनसीएलटी के ऑर्डर के लिए अब आप किसके पास जाओगे, एनसीएलएटी के पास। जब नीचे वाली अथॉरिटी के लिए या कंप्लेंट बोल सकते हैं हम, जब नीचे वाली अथॉरिटी की कंप्लेंट लेकर आप ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जाओ तो उस प्रोसेस को अपील बोला जाता है। ठीक है, तो अपील किसकी सुन सकता है, ये उन सभी ऑर्डर्स की सुन सकता है जो एनसीएलटी ने पास किए हैं। अब एनसीएलएटी और किसकी अपील सुनेगा, उन सभी ऑर्डर की जो एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को के केस में सुनाए थे। यानी कि सेक्शन 61 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, वो बोलता है कि अगर कोई केस है जो कि आईबीआई को लगता है कि एनसीएलटी को सौंपा जाना चाहिए तो वो सौंप सकता है। ये पावर इसको किसने दी, सेक्शन 61 ने दी। अब एनसीईआरटी की ऑर्डर की अपील कौन सुन सकता है, एनसीएलएटी सुन सकता है। ठीक है सर, उसके बाद आगे चलते हैं। एनसीएलएटी जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल है किसका, फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द आईबीबीआई। यानी कि अब खुद जो आईबीबीआई ने ऑर्डर पास किया, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर किसने नहीं पास किया, एनसीएलटी ने पास नहीं किया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ने पास किया। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के पास डिसीजन लेने की पावर है अंडर सेक्शन 202 एंड 211 ऑफ द आईबीसी। आईबीसी बोले तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, चलो जी, उसके बाद है एनसीईआरटी के पास पावर है, क्या पावर है कि वो हियर सुनवाई कर सकती है और डिस्पोज ऑफ कर सकती है क्या, अपील्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन, कोई भी अपील जो कोई डायरेक्शंस जो कि किसके द्वारा पास की गई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो ये सीसीआई वाला है ना, पहले कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास नहीं था, यानी कि आपके एनसीएलएटी के पास नहीं था। इसको इंट्रोड्यूस किया फाइनेंस एक्ट 2017 ने। फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन 172, जिसने अमेंडमेंट की सेक्शन 410 में। 410 की अमेंडमेंट के बाद एनसीएलएटी के पास ये पावर आ गई कि वो सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मैटर्स को भी क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। क्लियर है, चलो जी आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी ये मैटर सुन तो सकता है, कब सुन सकता है, कैसे सुन सकता है, देखते हैं। तो ये बोलते हैं कि एनसीएलटी जो है एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जिसके पास एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम 11 मेंबर्स होंगे, यानी कि मैक्सिमम लिमिट है। ये जो 11 मेंबर्स होते हैं इनके टेक्निकल एंड जुडिशियल मेंबर होते हैं। इसके पास जो अदर स्टाफ है वो इनके अंदर इंक्लूसिव नहीं होता। ठीक है, ठीक है। एनसीएलएटी अपीलेट है, यानी कि एनसीएलटी से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा, यानी कि हायर लॉ गवर्निंग फोरम है ये। ठीक है, अब जो आपको एनसीएलएटी के पास अपील लेकर जानी है वो 45 दिन के अंदर अंदर चली जानी चाहिए। उसके अलावा फिर वो अपील का टाइम निकल जाएगा और आप अपील फाइल नहीं कर पाओगे। यानी कि अपील कैन बी प्लेस्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच, जिस दिन भी वो ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ जिसके लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, यानी कि जिसके लिए आप अपील फाइल कर रहे हो। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम ये होता है कि पहले जो उसके छोटे वाले भाई ने, यानी कि उसके नीचे जो ट्रिब्यूनल है जो केस लड़ा, उसके पूरे केस के साथ गो थ्रू होगा, उस पूरे एविडेंस के साथ गो थ्रू होगा जो उस ट्रिब्यूनल ने देखा होगा। और वो पूरा केस देख के अगर एनसीएलएटी को लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो चेंजेस करेगा, और अगर चेंजेस की जरूरत नहीं है तो उसी ऑर्डर को कंफर्म कर देगा, यानी कि मेकिंग चेंजेस एंड या फिर कंफर्मिंग द ऑर्डर, मेकिंग चेंजेस और कंफर्मिंग द ऑर्डर। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है 6 महीने के अंतराल में हो जानी चाहिए, यानी कि ऑर्डर आने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर तो आपको क्या करना है, 45 दिन के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना है। और जैसे ही आपका केस फाइल हुआ और जो ये आपका केस की सुनवाई है वो 6 महीने के अंदर अंदर खारिज हो जानी चाहिए। ठीक है,
केस फाइल होने के बाद के 6 महीने होते हैं ये एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी को 6 महीने मिलते हैं केस आने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। अब क्या होगा अगर आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से डिससेटिस्फाई हैं। अगर आप एनसीएलटी के ऑर्डर से डिससेटिस्फाई हैं तो आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आप एनसीएलएटी के पास चले जाओ, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। बट इफ आप एनसीएलएटी से भी खुश नहीं हैं, जनरली एनसीएलएटी से अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको कोई और अपील करने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि या तो एनसीएलटी या फिर एनसीएलएटी। क्यों? क्योंकि इनके पास कौन सी पावर है? हाई कोर्ट वाली पावर है। अब हाई कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सारे केस नहीं सुन सकता, सुनता ही नहीं है सारे केस। वो सिर्फ वो केस सुनता है जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होते, यानी कि जिसमें लॉ के अंदर ही गड़बड़ पाई जाए, जहाँ का लॉ कमजोर हो तो उसमें लॉ में अमेंडमेंट्स आती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास वही केसेस जाते हैं जिनका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ नहीं मिल पाता, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता। यानी कि इफ द आउटकम इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, आपको लगता है कि इसके अंदर अभी भी कोई ना कोई लीगल फैक्ट्स ऐसे रह गए जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तभी ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। बस आपका मन कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा वो डिसीजन, आपके पास कोई लीगल पॉइंट नहीं है उसे प्रूव करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो ऑर्डर, वो केस नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचाने के लिए आपको उसको लॉ को गलत प्रूफ करना होगा, आपको कोई ऐसा लीगल पॉइंट निकालना होगा जो कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों ही कंसीडर नहीं कर पाए, या फिर कंसीडर तो किया बट लॉ की ही कमी है कि आपका केस जो है वो फेल हो गया, बट आप जो है बिल्कुल जेन्युइन है, वैलिड है। चेंज आने के लिए किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई भी लॉ कभी चेंज होता है जब उसके लिए किसी ने पेटिशन फाइल की होती है, जब किसी ने अपील फाइल की होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका जो केस है वो इलीगल डिसाइड किया है एनसीएलटी और एनसीएलएटी ने, तो आप कहाँ चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ। अदरवाइज एनसीएलएटी के ऑर्डर्स के खिलाफ आपको कोई भी क्या नहीं मिलेगी, रेमेडी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल से डिससेटिस्फेक्शन, अगर एनसीएलटी के ऑर्डर से डिससेटिस्फेक्शन है तो एनसीएलएटी के पास, और ये ओनली ऑप्शन है, यानी कि नेक्स्ट एंड द ओनली ऑप्शन टू फाइल एन अपील, दैट इज विद द अपील कोर्ट या फिर अपीलेट कोर्ट, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो अगर आप प्रूफ कर दो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है, यानी कि इसके लॉ में ही कमियां हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, एनसीएलटी और एनसीएलएटी। इसको ध्यान से पढ़ना, पूरे के पूरे पीडीएफ को अच्छे से देखना, ध्यान से पढ़ना। अगर कहीं पर कोई कमी लगे या फिर कहीं पर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।